हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 207 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 208 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। आपका प्रश्न है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं एवं गरीबी को गति दे दी, टिप्पणी कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, भारत में सदियों पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक वर्ग असमानता एक विकराल समस्या के रूप में विद्यमान रही, अपितु भारत में ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए गरीबी एक अभिशाप है। हाल ही में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, जहां एक तरफ इसके संक्रमण से पीड़ित नहीं होगा, पीड़ित होगा, ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगाइए, पीड़ित हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस घातक वायरस की चैन तोड़ने के लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू से आम आदमी के सामने दो वक्त के भोजन का भी संकट पैदा हो गया है। गरीबी के समूल उन्मूलन के लिए वैश्विक स्तर पर भी समेकित प्रणाली की ज़रूरत है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने भी विश्व इकोनॉमिक फोरम को अपना वार्षिक रिपोर्ट सौंपते हुए कहा था कि असमानता वायरस से कम घातक नहीं है। अमीर और अधिक अमीर बन गए और गरीब को और करीब कर दिया, करीब नहीं गरीब कर दिया इस महामारी ने। भारत में गरीबी उन्मूलन की स्थिति संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-10-6 तथा 6 नहीं है, सॉरी 6 है तथा नहीं है, यहाँ पे 2005-6 से लेकर 2015-16 ये दशक का वहाँ पे उनका गणनांक होता है, तो उसी चीज़ की बात की गई है। दशक के मध्य या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए दशक के मध्य भारत में 270 मिलियन से अधिक लोग, 270 की 2.70 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, परंतु अभी भी 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा है, गरीबी को कम करने में सरकार के प्रयास, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नीति आयोग का विजन 2032 है कि 30 है यहाँ पे, पीएम गरीब कल्याण योजना। परंतु वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सरकार का लक्ष्य गरीबी दूर करना नहीं बल्कि समृद्धि लाना होना चाहिए। समृद्धि से ही गरीबी उन्मूलन संभव है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र सीएससी के आंकड़ों के मुताबिक महामारी के कारण ही 115 मिलियन अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी में जाने के कगार पर हैं। सतत विकास के 192 देशों की सूची में भारत 117 पर है। उचित उपाय की ज़रूरत, यहाँ पे डॉट पॉइंट मत लगाइए। सर्वप्रथम लक्ष्य स्वास्थ्य तक पहुंच बन चुका है, सर्वप्रथम लक्ष्य स्वास्थ्य तक पहुंच बन चुका है। वर्तमान में मौजूदा योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना चाहिए। युवाओं को केवल साक्षर करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें शिक्षित बनाना होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। रोजगार के साधनों में निरंतर बढ़ोतरी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। वर्तमान में सोशल मर्डर क्या होता है? सोशल मर्डर जैसी स्थिति गरीबी को गति मिलने से ही पैदा हुई है। गरीबी निवारण जितना राष्ट्र और विश्व का दायित्व है, उससे कई गुना स्वयं व्यक्ति व समाज का दायित्व है। निष्कर्ष तो आपने अच्छा लिखा है। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें बस थोड़ी एरर हैं, वो सही करनी है। एक तो क्या है कि आपने जो आंसर लिखा है ना, सब क्रम में नहीं है, मतलब कहीं तथ्य यहाँ पे दे दिया तो कहीं दूसरा तथ्य वहाँ पे दे दिया। जैसे ऑक्सफैम को आप यहाँ पे दे दिया पहले, फिर सीएससी को आपने बाद में दे दिया, ठीक है। तो उन तथ्यों को एक जगह समायोजित करें पहले, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो लाइन है ना, ये इमोशनल वाली लाइन यहाँ पे मत डालें, ये वाली लाइन, ये पूरा का पूरा पैरा यहाँ से इरेज करें, ये यहाँ काम का नहीं है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा है, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन को हिट करना है और ये प्रयास से आएगा। आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। अभी तो ये आपका दूसरा ही आंसर है, बट आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रयास से आ जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप वहाँ से कई सारी बातें यहाँ पे लेकर आएंगी ना, जैसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल की बात है, तो ये कहानी मत बताया करिए।
देखो ऐसे में ये सब चलता है, बट आंसर राइटिंग में ना डायरेक्ट हिट करना होता है और तथ्य और तर्क ही देने होते हैं। अब आप यहाँ पे क्या बता सकती कि ऑक्सफैम ने जो रिपोर्ट जारी की कि कैसे 1% लोगों के पास विश्व की अधिकांश संपत्ति है, ठीक है, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे बता सकती हैं जो कि असमानता को अभिव्यक्त करती है। और एक बात और जो मैं देख रहा हूँ, कई सारे बच्चों के कमेंट जब आते हैं यूट्यूब पर रिप्लाई में, तो उनको दो चीज़ें दिक्कत कर रही। पहली दिक्कत क्या कर रही कि वो असमानता को जाति, लिंग और धर्म से जोड़ ले रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये जो असमानता, ये गरीबी की असमानता की यहाँ बात हो रही। एक बात बताइए सिंपल सी कि जो ये वर्ग असमानता है और गरीबी है, क्या वर्ग असमानता का मतलब कोरोना से जुड़ा हुआ है? मतलब कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू नहीं है, मान लीजिए मुस्लिम है कोई व्यक्ति, यानी कि वो वर्ग में असमान है, और दूसरा कोई हिंदू है, तो क्या अमीर ही केवल हिंदू है, मुस्लिम कोई अमीर नहीं है? या जो कोरोना का जो लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है वो केवल मुस्लिम पे पड़ा है, हिंदुओं पे नहीं पड़ा है? मतलब क्या इस वर्ग को कोई अंतर मिला? या फिर आप ये बताइए कि मान लीजिए कोई एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है और उसने कोरोना के टाइम पीरियड में खूब पैसा कमा लिया, तो क्या उसका स्टेटस उच्च वर्ग का हो गया? मतलब वो अपनी कास्ट के आगे दूसरे वर्ग को शो कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी कि सिंपल सी बात है कि ये उस वर्ग समानता की बात नहीं कर रहा है जो जाति, धर्म और लिंग को इक्वल करती हो। समझना, ये किस वर्ग समानता की बात कर रहा है? जो गरीबी के कारण लोगों में आ जाती है। मतलब आप देखे होंगे ना कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उनको जाने नहीं दिया जाएगा, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। अर्थात एक कम्युनिटी जो है जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज कम हैं, दूसरी कम्युनिटी जो जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, जैसे मजदूर की स्थिति खराब हुई, ठीक है, मजदूर को गरीबी भी मिली और वर्ग असमानता भी मिली। वर्ग असमानता का मतलब क्योंकि वो मजदूर था इसलिए वो और असमान हो गया, और गरीबी क्यों आ गई? क्योंकि वो मजदूरी से अपना जीवन यापन करता था और कोविड-19 ने उसकी मजदूरी रोक दी। ये चीज़ यहाँ वर्ग आता है कि मजदूर वर्ग, यहाँ पे ये वाला वर्ग है। बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि यहाँ पे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या उच्च जाति, निम्न जाति, ये वाला वर्ग बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो वर्ग है ये वाला वर्ग है, व्यापारी वर्ग जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप मजदूर वर्ग पढ़ेंगे, आप श्रमिक वर्ग पढ़ेंगे, बागान वर्ग पढ़ेंगे, बागान में जो काम करते हैं, ठीक है, आप ट्राइबल वर्ग पढ़ेंगे जो जनजाति लोग होते हैं, ठीक, मत्स्य पालन करने वालों का वर्ग, यानी कि जो बिजनेसमैन्स का जो ग्रुप है, यानी कि उनकी जो टोलियां हैं उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे डॉक्टरों का वर्ग, ठीक है ना, ग्रुप, जैसे हम सब का वर्ग। श्री आईएएस एकेडमी एक तरीके का वर्ग ही तो है, एक ग्रुप है इसमें। आप बताइए क्या इसमें जो आंसर लिखेगा वही तो टॉप पे जाएगा, जो आंसर नहीं लिखेगा तो वो तो लो पे रहेगा। तो इस वर्ग की यहाँ बात हो रही। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मैंने देखा है, उनको ये एक कॉमन प्रॉब्लम नज़र आ रही कमेंट बॉक्स में कि ये सारे डायमेंशन कोई क्यों नहीं डाल रहा है। तो ये डायमेंशन ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये कि इतना डाटा आपको नहीं देना है आपको। और एक और बात, जब आप संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लिख रही हैं ना, तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम या तो लिख दें या तो यहाँ पे यूएनडीपी आप लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। और यूएनडीपी जब लिखें तो इंग्लिश में लिख दें तो ये इतने वर्ड आपके बच जाएंगे। हालांकि एक ही बार में चलेगा, हर जगह नहीं चलेगा, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अगर आप लिख देती हैं, वैश्विक गरीबी, तो ये चल जाता है क्योंकि रिपोर्ट इंसान हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ता है, तो इसलिए यूपीएससी को दिक्कत नहीं होती इन वर्ड में, ठीक। तो आप इस रिपोर्ट का जिक्र कर सकती हैं, सीएससी के डाटा का जिक्र कर सकती हैं, क्लियर। बाकी आपको विश्व में क्या हो रहा है इसकी जानकारी आपको नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको क्या पूछा है, इंडिया पे पूछा है, वर्ल्ड पे थोड़ा ना पूछा है। तो वर्ल्ड को हम क्यों यहाँ पे मेंशन करें? यही होता है कि हम स्थिर नहीं रह पाते अपने आंसर में, ठीक। अब जब आप ये चीज़ें बता रही होंगी, ये आपने जैसे फ्रेम दे दिया एक तरीके का फ्लो चार्ट, तो अब आप क्या करेंगी कि यहाँ पे ये बताएंगी ये जो चीज़ें हैं कि गरीबी की स्थिति तो आपने बता दी कि गरीबी की स्थिति है कैसी। अब देखो यहाँ पे यही तो दिक्कत हो जाता है कि आपने पहले आंकड़ा दिया अलग से ऑक्सफैम का, फिर गरीबी की स्थिति आपने यहाँ पे बता दी, फिर सरकार के प्रयास बता दिए, ठीक है, फिर आपने बता दिए और ये सरकार के डाटा ये है, और फिर आपने उचित उपाय बता दिए। तो समझ में ही नहीं आता है कि आपका इसमें क्या है। आप इसको क्रम में रखिए इन्हीं सारी चीज़ों को कि गरीबी की स्थिति क्या है, ठीक है। अब जब आप गरीबी की स्थिति आप बता देंगे कि ये स्थिति थी, ये समस्या है, कोरोना में ये हो गया, तब आप बताएं
कि हाल ही में सरकार ने कई सारे गरीबी को दूर करने के उपाय किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब कई सारे उपाय की बात आती है ना, तो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, किसान कल्याण योजना, ठीक है, गरीब कल्याण योजना, इन सबको मेंशन करेंगे। यानी कि ऐसे डायरेक्ट हेडिंग लिख के काम नहीं चलाएंगे, पहले आप बता देंगे ऊपर लिंक करते हुए पैरा को, ठीक। अब फिर नीचे क्या बताएंगे, जो उचित उपाय की जरूरत, इसकी जगह पे क्या करेंगे कि हालांकि सरकार को और आम जन को और भी कई प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे अब आप वहाँ पे बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए। सरकार को जो मौजूदा स्कीम्स चल रही हैं उनका सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सरकार को एजुकेशन को एक तरीके से कैसा बनाना चाहिए बताइए, व्यवसायीकरण के हिसाब से, कि लोग जब एजुकेशन प्राप्त कर लें तो अपना बिजनेस ओपन कर सके, मतलब उसमें स्किल्स उनको मिल सके, एंटरप्रेन्योरशिप वो बना सकें, ठीक। आप ये बता सकते हैं रोजगार के संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए सरकार को नेशनल जो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है। सरकार को एक नेशनल गारंटी एम्प्लॉयमेंट स्कीम शुरू करनी चाहिए, ये बातें आप बता देंगे, ठीक है। और ये जब चीज़ें बता देंगे तब आप निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष कैसा देंगे, हालांकि ये निष्कर्ष आपका अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पे निष्कर्ष में एक चीज़ और ऐड कर सकती हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि सरकार, समाज और आमजन अगर मिलकर इस परिस्थिति के साथ कदम से कंधे से कंधा मिलाकर काम करें तो न केवल हम भारत में गरीबी व वर्ग असमानता को दूर कर सकेंगे, बल्कि पेरिस क्लाइमेट में लिए गए SDG गोल्स के, है ना, जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फुलफिल करके हम गरीबी और भुखमरी को अच्छे से समाप्त कर सकते हैं। ऐसे आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। समझ गई? तो ये चीज़ें आपको करना है। बाकी आपको ये डॉट वगैरह हटा देने हैं। हालांकि ये तो दूसरा क्वेश्चन है, अब उम्मीद है कि आप डॉट नहीं लगा के भेजती होंगी। इन डॉट्स को आपको हटा देना है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीज़ लिखती हैं ना, तो वहाँ पे तथ्य गलत ना डालें। जैसे यहाँ पे गलत तथ्य आपने डाल दिया, यहाँ पे 2030 होगा, मे बी, मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे ये चीज़ें देख लीजिएगा कि हाँ, यहाँ पे 2030 का विजन दिया गया नीति आयोग का, तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जब भी आप बनाएं तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे इनको अगर आप चाहें तो जब आप बताएं, देखो होता है क्या ना, कई बार क्वेश्चन ये बता देता है, जब आपके शुरू में तथ्य कम हो जाते हैं तो फिर केवल डायग्राम बना देने से काम नहीं चलता है, फिर आपको बताना पड़ता है कि आखिरकार मनरेगा क्या कर सकता है। यानी कि सरकार को मनरेगा के वेजेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे आप ये बता दें सरकार के प्रयास, तो लोग एग्जामिनर ये समझेगा कि अच्छा सरकार प्रयास मनरेगा चला तो रही, लेकिन मनरेगा में वो नया क्या करे। तो आप बता देंगे कि जैसे पहले 100 दिन गारंटी था, अब उसे 200 दिन कर दें। इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। ऑलरेडी मैंने एडिटोरियल में इस टॉपिक को डिस्कस किया, वुमेन वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन को लेकर, तो आप उस पॉइंट का यहाँ पे भी उपयोग कर सकती हैं, मतलब मैन की जगह पे, ठीक है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का उत्तर समझ गई होंगी। साथ ही आप ये भी समझ गई होंगी कि इसमें और किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। बाकी देखते हैं आपके द्वारा अगला क्वेश्चन कौन सा भेजा गया है। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।